क्या पढ़ रहे थे अपन, कहाँ तक हो गया था, क्या बता दिया था? अच्छा, ऑक्सीजन का परिवहन अपन ने पढ़ लिया था। अब ऑक्सीजन के परिवहन के बाद अपन बात करते हैं CO2 का परिवहन, ठीक है। ऑक्सीजन के परिवहन के बाद नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं? तो नेक्स्ट अपन CO2 के परिवहन की बात कर रहे हैं। तो CO2 की अगर अपन बात करें तो CO2, अच्छा, ऑक्सीजन घुलनशील अवस्था में कितने प्रतिशत जाती है? ऑक्सीजन घुलनशील अवस्था में 3% जाती है। CO2 घुलनशील अवस्था में 7% जाती है। 7% किस रूप में? 7% जो है वो घुलनशील अवस्था में। घुलनशील अवस्था मतलब किसमें? घुलनशील अवस्था मतलब किसमें? घुलनशील अवस्था मतलब प्लाज्मा में, ठीक है। उसके बाद 23% ये इसका परिवहन होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो क्या बनाती है? क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब CO2 जुड़ती है तो क्या बनाती है? क्या बनाती है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और ये CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है हाइड्रोजन की उपस्थिति में। ये जो यौगिक है इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और जो बाकी का बचा हुआ कितना बच गया? 70%। 70% होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। 70% बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3- इसके रूप में। तो 7% जो गई वो किस अवस्था में गई? 7% किस अवस्था में? घुलनशील अवस्था। 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। 70% किस रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है। तो इस 3 तरीके से CO2 का परिवहन होगा। अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से, ये तो मैंने चलो पढ़ लिया, कैसे जो है इसका परिवहन होता है, मतलब कैसे कार्बामिनो कैसे बनती है, बाइकार्बोनेट कैसे बनती है, उसकी अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखो ये है रक्तवाहिनी, और रक्तवाहिनी के अंदर ये अपन ने बनाई है RBC, और बाहर क्या होगा? इसके बाहर क्या होगा? प्लाज्मा होगा। भाई ये रक्तवाहिनी है, इसमें RBC है, और बाहर क्या है? बाहर है प्लाज्मा। तो अब यहाँ पर जो रक्त है वो कोशिकाओं तक आया। कहाँ पर आया? सेल या कोशिका या ऊतक, जो भी कहना है आपको, ऊतकों तक लिख लेते चल। अब यहाँ पर जो रक्त आया ऊतकों तक वो ऑक्सीजनीकृत रक्त था, ठीक है। ऑक्सीजनीकृत रक्त मतलब उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन था। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब होता है HbO2 नेगेटिव। ये क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ये ऑक्सीजनीकृत रक्त है जो कहां पर आया है? ऊतकों के पास आया है, ऊतकों को ऑक्सीजन देने के लिए और ऊतकों से CO2 लेने के लिए। तो ऊतकों से जो CO2 होगी, ऊतक में CO2 ज्यादा होगी, तो ये CO2 ऊतक से कहां आ जाएगी? रक्त में आ जाएगी। CO2 ऊतक से कहां आ गई? रक्त में। 7% तो घुल गई प्लाज्मा में। भाई प्लाज्मा में कितनी घुल गई? 7% तो घुल गई। बाकी की CO2 जो आई अंदर, उस CO2 में यहां पर ये CO2 और H2O ने मिलकर बना लिया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3। एंजाइम कौन सा लगा यहां पर? यहां एंजाइम लगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम लगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में इसने H2O से जुड़कर क्या बना लिया? कार्बोनिक एसिड H2CO3। जब ये टूटा तो हाइड्रोजन आयन बने और साथ ही साथ बाइकार्बोनेट आयन भी बने। बाइकार्बोनेट पहले लिखते हैं HCO3- और क्या बना यहां पर? हाइड्रोजन आयन बने, H+ बना। जब ये टूटा ना तो क्या क्या बन गया? HCO3- और हाइड्रोजन आयन दोनों बने। मान लेना RBC ही है, हाइड्रोजन आयन बना और बाइकार्बोनेट आयन बना, ठीक है ना। थोड़ी भूल गई RBC, कोई नहीं, हाँ चोट लग गई थी उसको। तो अब यहाँ पर देखो कितने प्रतिशत CO2 इस रूप में परिवर्तित हुई? कितने प्रतिशत CO2 इस रूप में परिवर्तित हुई? 70%। 70% CO2 जल के साथ जुड़कर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोनिक अम्ल बन गया। कार्बोनिक अम्ल जब टूटा तो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बन गए। बाकी की जो 23% CO2 थी, बाकी की जो 23% CO2 थी, इस CO2 ने किससे जुड़ी? हाइड्रोजन की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन से जुड़ी और क्या बना लिया? HHbCO2 मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लिया, ठीक है। तो जब CO2 ऊतकों से रक्त में आई, 7% तो प्लाज्मा में घुल गई। 23% हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लिया। बाकी की 70% कार्बनिक अम्ल बनी। कार्बनिक अम्ल जब टूटा तो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बना, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ उसके बाद, जब यहाँ पर हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बन गए इस तरीके से। अब जब CO2 का दाब बढ़ता है अंदर, तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है। बोहर प्रभाव पढ़ा था, ध्यान आया? बोहर इफेक्ट। जब CO2 का दाब बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, ठीक है। तो CO2 का दाब अंदर बढ़ा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? ये ऑक्सीजन चली गई ऊतकों में। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? जो लिखा है वहां पर 3 पॉइंट, तो वो यहाँ दिखाए 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट अपन ने बोहर इफेक्ट का, कि बोहर प्रभाव में पढ़ा था जब CO2 का दाब बढ़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, तो टूट गया, ऑक्सीजन कहाँ चली गई? ऊतकों में चली गई। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज देखिए जरा, कि जैसे यहाँ पर CO2 किससे जुड़ रहा है? CO2 हाइड्रोजन और हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है। हीमोग्लोबिन कहाँ से आ रहा है? वो यहाँ से आ रहा है इसके रूप में। भाई CO2 दो चीजों से जुड़ रहा है, किससे? हाइड्रोजन और हीमोग्लोबिन। तो इसको हीमोग्लोबिन कहाँ से मिला? ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा, वो वाला हीमोग्लोबिन इसको मिला। हाइड्रोजन कहाँ से मिली? कार्बनिक अम्ल टूटा तो ये हाइड्रोजन बनी, वहां से इसको हाइड्रोजन मिली। इसका मतलब क्या है? ये जो हीमोग्लोबिन यहाँ बन रहा है उसका यहाँ उपयोग हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ बन रही है उसका यहाँ उपयोग हो रहा है। लेकिन बाइकार्बोनेट बन तो रहे हैं, कहीं पर भी इनका उपयोग हो रहा है क्या? बाइकार्बोनेट बन रहे हैं लेकिन कहीं पर भी इनका उपयोग नहीं हो रहा। तो अंदर बाइकार्बोनेट की सांद्रता बढ़ने लगेगी, जिससे बाइकार्बोनेट अंदर से निकल के कहां आने लगेंगे? प्लाज्मा में आने लगेंगे। लेकिन इसको संतुलित करने के लिए, एक जैसे ही प्लाज्मा में जब बाइकार्बोनेट एक साथ आएंगे बहुत सारे, तो प्लाज्मा की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, जिसको संतुलित करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर भागेंगे।
इस ऋणात्मकता को संतुलित करने के लिए क्लोराइड कहाँ भागेंगे? आरबीसी के अंदर भागेंगे। इसी को हम कहते हैं, ये जगह इसलिए छोड़ी थी, इसको अपन कहते हैं क्लोराइड विस्थापन। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोराइड विस्थापन, या इसको हैमबर्गर प्रक्रिया कहते हैं। ये खाने वाला नहीं है, हैमबर्गर प्रक्रिया भी कहते हैं इसको, क्लोराइड विस्थापन या हैमबर्गर प्रक्रिया। क्या कहेंगे इसमें? क्लोराइड आयन का प्लाज्मा से आरबीसी में जाना। क्लोराइड आयन का प्लाज्मा से कहां प्रवेश करना? आरबीसी में। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड विस्थापन या हैमबर्गर प्रक्रिया कहते हैं इसको। बात समझ में आ गई है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है कि CO2 जो है वो ऊतकों से रक्त में आई 7% घुल गई, 70% जल के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बन गया H2CO3। जब ये टूटा तो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बने। 23% का क्या हुआ? 23% हाइड्रोजन और हीमोग्लोबिन से जुड़ गई और कार्बन और हीमोग्लोबिन बना लिया। अब CO2 जो जुड़ी है हीमोग्लोबिन से, वो हीमोग्लोबिन कहां से आया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब टूटी तो ऑक्सीजन चली गई, हीमोग्लोबिन छोड़ गई। साथ ही साथ हाइड्रोजन कहां से आया? वो हाइड्रोजन यहां से आया, कार्बनिक अम्ल टूटा। लेकिन यहाँ बाइकार्बोनेट बन तो रहे, लेकिन कहीं कोई भी इसका यूज नहीं हो रहा। अंदर बढ़ते जाएंगे तो अंदर से बाहर आएंगे, बाहर ऋणात्मकता बढ़ेगी, जिसको संतुलित करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर जाएंगे। इसी को क्लोराइड शिफ्ट या क्लोराइड विस्थापन कहते हैं। क्लियर थी बात? अब चलिए अब अपोजिट देखते हैं अपन यहाँ पर कि जब ये रक्त, अगेन ये वही बात है, ये क्या है? आरबीसी। आरबीसी के बाहर क्या है? प्लाज्मा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये क्या है? कुपिका है, वेल्यूलाई है। अब फेफड़ों की सतह पर, भाई फेफड़ों की सतह पर जो रक्त जाएगा वो विऑक्सीजनीकृत होगा, जो CO2 कुपिकाओं को देगा और कुपिकाओं से ऑक्सीजन लेगा। अब ये रक्त कैसा है? विऑक्सीजनीकृत है। ठीक है, अब इसमें सारी प्रक्रियाएं उल्टी हो जाएंगी। तो यहाँ पर थी उसका जस्ट उल्टा होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर बाइकार्बोनेट HCO3- और हाइड्रोजन प्लस ये मिलकर क्या बना लेंगे? H2CO3। जो टूटेगा तो क्या बनेगा? H2O + CO2। ये CO2 कहाँ चली जाएगी? कुपिकाओं में चली जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या था? हीमोग्लोबिन CO2 से जुड़ी हुई थी। जब ये टूटा तो क्या बना? HHB + CO2। ये CO2 कहाँ चली गई? ये CO2 कुपिकाओं में चली गई। ठीक है, जैसा उस उल्टा रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब कुपिकाओं से कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन ले आए। 3% तो घुल गई ऑक्सीजन, 3% प्लाज्मा में घुल जाएगी। बाकी की ऑक्सीजन ये जो हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन है ना, इससे जुड़ेगी। तो जब इससे जुड़ेगी, जब ये ऑक्सीजन, तो क्या होगा? ये बनाएगी HbO2- प्लस हाइड्रोजन आयन को अलग फेंक देगी। HbO2- हो गया HbO2, और ये हाइड्रोजन को इसने अलग कर दिया। ठीक है, ये प्रक्रिया समझ में आई? जस्ट उल्टी रिएक्शन हुई है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का यहाँ उपयोग हो रहा है। भैया हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट का उपयोग हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ बन भी तो रहे। देखो हाँ, जब ऑक्सीजन जुड़ रही है हीमोग्लोबिन से तो हाइड्रोजन बन भी तो रहे। यहाँ बन रहे हैं तो यहाँ इसका उपयोग भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ बने तो यहाँ इसका उपयोग भी हो रहा है। यहाँ हीमोग्लोबिन भी बना तो उसका भी उपयोग हो रहा है। वो हीमोग्लोबिन किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से। और ये जो हाइड्रोजन बना है वो किससे जुड़ रहा है? बाइकार्बोनेट से। बाइकार्बोनेट उपयोग तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं बन रहे हैं क्या? बाइकार्बोनेट कहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो बाइकार्बोनेट अंदर क्या होने लगेंगे? कम। बाइकार्बोनेट अंदर कम होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन जुड़कर तो कार्बनिक अम्ल हो जाएगा और CO2 बन रही है। तो बाइकार्बोनेट धीरे धीरे अंदर क्या होने लगेंगे? कम। तो बाइकार्बोनेट बाहर से अंदर भागेंगे, लेकिन इसके कारण तो बाइकार्बोनेट बाहर से अंदर गए, तो इसके कारण अंदर की तरफ विद्युत ऋणात्मकता क्या हुई? वही एकदम से, जिसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन बाहर आ गए। इसको कहते हैं विपरीत क्लोराइड विस्थापन। विपरीत क्लोराइड विस्थापन किसको कहेंगे? विपरीत क्लोराइड विस्थापन। क्लोराइड आयन का आरबीसी से प्लाज्मा में प्रवेश। क्लोराइड आयन का आरबीसी से प्लाज्मा में प्रवेश, इसको अपन क्या बोलते हैं? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट या विपरीत क्लोराइड विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई इतनी? अच्छा, अब देखो क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होता है? जब रक्त ऊतकों की सतह पर जाता है। भाई क्लोराइड शिफ्ट कहाँ हुआ? जब रक्त कहाँ गया? तो ये जो होता है ऊतकों की सतह पर होता है। ऊतकों की सतह पर ही क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में आते हैं। और ये कहाँ पर होता है? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पर होता है? ये कहाँ पर होगा? ये होता है कुपिकाओं की सतह पर। ये कहाँ पर होता है? कुपिकाओं की सतह पर। ठीक है, बात क्लियर नहीं? तो इस तरह से CO2 का परिवहन होता है। ठीक है, ऊतकों के स्तर पर और कुपिकाओं के स्तर पर। इसमें कोई किसी को दिक्कत होगा नहीं है ना? बस उसी से संबंधित है पूरी चीजें। बस ये है कि कहाँ किसका उपयोग हो रहा है, कौन बचा है और कौन कम हो रहा है, बस उसको देखना है हमको। तो ये था CO2 का परिवहन। अब इसके बारे में बात करते हैं हैरिंग ब्रूअर प्रतिवर्त के बारे में। हैरिंग ब्रूअर प्रतिवर्त ये एक प्रकार का प्रतिवर्त होता है। देखो प्रतिवर्त का मतलब क्या होता है? जो काम अचानक से हो जाए। तो ऐसा ही एक प्रतिवर्त हमको देखने को मिलता है फेफड़ों में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हैरिंग ब्रूअर प्रतिवर्त। होता क्या है? जब कुपिकाओं में वायु भरते जाती है, तो कुपिकाओं में अगर वायु भरते जाएगी तो उसको रोकने वाला भी तो कोई चाहिए। नहीं तो मान लो तो भरते जाएगी तो फट नहीं जाएंगी। ठीक है, वो गुब्बारे के सामने फट जाएंगे। ठीक है, अब उसको रोकने वाला भी कोई चाहिए ना। तो अब क्या होता है? देखो इस प्रतिवर्त में क्या है? जब कुपिकाओं की भित्ति पर तनाव बढ़ता है, कुपिकाओं की भित्ति पर तनाव क्या होता है? जब तनाव अधिक होता है तो इसके तनावग्राही सक्रिय हो जाते हैं। कुपिकाओं के तनावग्राही क्या हो जाएंगे? सक्रिय हो जाएंगे। और ये संकेत भेजेंगे किसको? CNS को। संकेत किसको भेजा? CNS को भेजा। किसके लिए? अंतःश्वसन बंद कराने के लिए। भाई इन्होंने संकेत किसको भेजा? CNS को भेजा कि अंतःश्वसन को क्या करो? बंद करो, हम फटने वाले हैं।
ठीक है, तो ये जो पूरा रिफ्लेक्स है इसी को कहते हैं क्या, तो यही है हेरिंग ब्रो रिफ्लेक्स। कोशिकाओं की भित्ति में वायु भरेगी, जब वायु अधिक होने लगेगी तो इनके तनावग्राही क्या होंगे, सक्रिय होंगे, संकेत भेजेंगे सीएनएस को कि हम बढ़ने वाले अंतर शोषण बंद करो, अंतर शोषण क्या हो जाएगा, अंतर शोषण बंद हो जाएगा। इसी को हेरिंग ब्रो रिफ्लेक्स कहते हैं। मतलब ये एक सुरक्षात्मक क्रियाविधि है जो कोशिकाओं को फटने से बचाती है। अपन ये कह सकते हैं कि ये प्रतिवर्त जो है, ये प्रतिवर्त क्या है, हेरिंग ब्रो रिफ्लेक्स, ये जो है कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाने वाली क्रियाविधि। ठीक है, कोशिका को नष्ट होने से या कोशिका में जरूरत से अधिक वायु भरने से जो क्रियाविधि होती है उससे बचाने के लिए उसको अपन क्या बोलते हैं, वो सुरक्षात्मक क्रियाविधि को क्या बोलते हैं, हेरिंग ब्रो प्रतिवर्त। ठीक है, क्लियर। चलिए अब अपन देखते हैं श्वसन की क्रियाविधि का नियमन। ठीक है, कि श्वसन दर कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। ठीक है, श्वसन दर जो है कभी सांसें जो है श्वसन सामान्य होता है, कभी श्वसन गहरा होने लगता है, तो उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं श्वसन के नियमन की बात कर रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं, श्वसन के नियमन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए श्वसन का जो नियमन होता है दो तरीके से होगा। एक तो होगा तंत्रिकीय नियमन, पहले अपन पढ़ेंगे तंत्रिकीय नियमन के बारे में, उसके बाद अपन बात करेंगे रासायनिक नियमन की। तंत्रिकीय नियमन में एक तो होता है प्राथमिक लय केंद्र, प्राथमिक लय केंद्र होगा। ये जो प्राथमिक लय केंद्र होता है ये होता है मेडुला में, मस्तिष्क के किस भाग में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, कौन से मस्तिष्क का भाग है, मेडुला, आगे पश्चिम मस्तिष्क का भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु बनती है। तो मेडुला में क्या होगा, प्राथमिक लय केंद्र। इस प्राथमिक लय केंद्र में तंत्रिकाओं के, इस मेडुला में तंत्रिकाओं के समूह मिलेंगे, तंत्रिकाओं के समूह मिलेंगे। एक समूह जो है जिसको अपन कहते हैं DRG। DRG का मतलब है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, या इसको कहते हैं पृष्ठीय श्वसन समूह। और दूसरा ग्रुप होगा तंत्रिकाओं का यहाँ पर VRG, जिसको अपन कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, या इसको कहते हैं अधर श्वसन, तो इसको अपन कहते हैं अधर श्वसन समूह। ठीक है, मतलब सीधी सी बात यही है, ये तंत्रिकाओं के समूह है। एक समूह जो है वो मेडुला के पृष्ठीय भाग में है और एक मेडुला के अधर भाग में है। और जब DRG के न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, जब किसके न्यूरॉन, DRG के न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, तो ये जब सक्रिय होते हैं तो क्या करते हैं, ये सामान्य श्वसन करवाते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सामान्य श्वसन। तो DRG के न्यूरॉन जो है वो किसके लिए है, सामान्य श्वसन। मतलब जब सामान्य श्वसन चल रहा है तो उस समय जो प्राथमिक लय केंद्र है जो मेडुला में है उसके कौन से तंत्रिकीय समूह सक्रिय है, DRG सक्रिय है। और VRG जब सक्रिय होता है, जबकि श्वसन कैसा होता है, बलपूर्वक होगा, या तो बलपूर्वक या तनाव की स्थिति में। ठीक है, जैसे कहीं दौड़ भाग के आए, ठीक है, कुत्ता पीछे पड़ गया, तो अब उस समय श्वसन में क्या, कौन सा समूह सक्रिय हो जाएगा, VRG। और जब हम बलपूर्वक भी श्वसन करेंगे तब भी कौन सा सक्रिय होगा, VRG। तो VRG जो होता है बलपूर्वक श्वसन में भी सक्रिय होगा, साथ ही साथ VRG सक्रिय होगा तनाव की स्थिति। तनाव कौन सा, शारीरिक तनाव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उस तनाव की स्थिति में ये सक्रिय होगा। तो दूसरा होता है यहाँ तंत्रिकीय नियमन में ही, दूसरा अपन बात करते हैं न्यूमोटैक्सिक केंद्र की, सहायक श्वसन केंद्र। दूसरा अपन किसकी बात करते हैं, सहायक श्वसन केंद्र की। और सहायक श्वसन केंद्र कौन सा होता है, इसको कहते हैं अपन क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं। ये जो केंद्र होता है कहलाता है न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहलाता है। और ये न्यूमोटैक्सिक केंद्र पोन्स में होता है। ये कहां पर होता है, पोन्स में होता है। अच्छा, पोन्स में जो ये न्यूमोटैक्सिक केंद्र होगा, पोन्स कौन से मस्तिष्क का भाग है, पोन्स कौन से मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, पोन्स भी है ना। तो सहायक श्वसन केंद्र में न्यूमोटैक्सिक केंद्र है जो पोन्स में होगा। ये क्या करता है, ये अंतः श्वसन के स्विच ऑफ बिंदु पर कार्य करता है, स्विच ऑफ बिंदु पर कार्य करता है। मतलब कहने का क्या है कि ये अंतः श्वसन को स्विच ऑफ करवाता है। स्विच ऑफ मतलब बंद करवाता है भाई, अंतः श्वसन के स्विच ऑफ बिंदु पर कार्य करता है। इसका मतलब क्या है, ये अंतः श्वसन को क्या करवाएगा, अंतः श्वसन को बंद करने का काम करता है। तो जब न्यूमोटैक्सिक केंद्र जो होता है इससे प्रबल संकेत आते हैं, जब इसके संकेत ज्यादा आते हैं, मतलब ये जब ज्यादा काम करता है, तो आपको क्या लगता है अंतः श्वसन ज्यादा देर चलेगा या कम देर चलेगा, जल्दी बंद होगा, देर से बंद होगा, जल्दी, क्योंकि इसका काम क्या है, अंतः श्वसन को बंद कराना। और ये ज्यादा काम करेगा तो अंतः श्वसन को जरूरत से ज्यादा पहले ही बंद करा देगा। ठीक है, जब इसके अपन यहां पर देखते हैं, जब इसके प्रबल संकेत आते हैं, जब इसके संकेत, जब इन तंत्रिकाओं के संकेत प्रबल आते हैं, मतलब सामान्य से भी अधिक आते हैं, कहने का मतलब है, तो क्या होता है, अंतः श्वसन की अवधि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सामान्य अंतः श्वसन कितने समय का होता है, देखो, जब इसके प्रबल सामान्य अंतः श्वसन होता है 2 सेकंड का, सामान्य अंतः श्वसन आगे लिखा सामान्य वाली बात 2 सेकंड का होता है। लेकिन जब इसके संकेत प्रबल आते हैं तो अंतः श्वसन समय से पहले ही बंद हो जाता है, वायु फेफड़ों में पूरी तरह से नहीं भर पाती, मतलब अंतः श्वसन की अवधि आधे सेकंड तक की हो जाती है। 2 सेकंड की जगह कितने सेकंड तक की हो सकती है, आधे। तो जब अंतः श्वसन कम होगा तो वायु श्वसन भी जल्दी होगा, तो जितनी वायु भरी होगी निकालेंगे, कम भरी तो कम निकलेगी, फिर कम भरी, तो मतलब श्वसन दर क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी। इस स्थिति में श्वसन दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वायु को फेफड़ों में पूरी तरह से नहीं भरने देता, तो इस कारण से अंतः श्वसन की अवधि कम हो गई। अंतः श्वसन छोटा तो वायु श्वसन भी कम होगा, तो श्वसन मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है और गहरा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी भी हो रहा है और गहरा भी नहीं हो रहा है, तो इस कारण से श्वसन दर बढ़ गई। लेकिन इसके संकेत अगर कमजोर संकेत आते हैं, इसके दुर्बल संकेत आते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा कम आते हैं, तो जो अंतः श्वसन की समय अवधि क्या होती है,
अंतः श्वसन की जो समयावधि होती है वो क्या होती है? अंतः श्वसन की अवधि सामान्य से भी अधिक हो जाती है, 5 सेकंड तक की हो जाती है। जो सामान्य रूप से 2 सेकंड का होता है वो 5 सेकंड तक का पहुंच जाता है। लेकिन अब अंतः श्वसन ज्यादा लंबा होगा तो वायु श्वसन भी गहरा हो। जब गहरा अंतः श्वसन हुआ तो गहरा वायु श्वसन भी तो हुआ। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि श्वसन दर क्या होगी? श्वसन दर क्या हो जाएगी? श्वसन दर कम हो जाएगी। जो 12 से 16 बार श्वसन होता है 1 मिनट में, अब उससे कम होगा और यहाँ पर 1 मिनट में उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये है सहायक श्वसन केंद्र। ठीक है, तो एक तो क्या था यहाँ पर, एक तो था प्राथमिक केंद्र और एक था सहायक श्वसन केंद्र। दोनों किसमें आते हैं? दोनों अपन बात करते हैं तंत्रिकीय नियमन में। दोनों की बात करते हैं अपन कहाँ पर? तंत्रिकीय नियमन। अब इसके बाद अपन बात करेंगे रासायनिक नियमन की। भाई हमने कहा 2 तरह के नियमन है, एक तो है तंत्रिकीय नियमन और एक है रासायनिक नियमन। ठीक है, तो अब अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? रासायनिक नियमन कैसे होगा? रासायनिक नियमन। दूसरा नियमन कौन सा? रासायनिक नियमन। ठीक है, केमिकल रेगुलेशन या रासायनिक नियमन। तो देखिए रासायनिक नियमन में क्या होगा, तो अब बात करें रासायनिक नियमन की। देखो तंत्रिकीय नियमन हो गया, अब इसके बाद क्या है? रासायनिक नियमन। तो रासायनिक नियमन में क्या होता है? ठीक है, ये तो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण होता है, मस्तिष्क के मेडुला में ये होता है, मस्तिष्क के पोन्स में दूसरा केंद्र होता है। अब अपन बात करते हैं रासायनिक नियमन की, मतलब भाई रक्त में कौन सी गैस ज्यादा है, कौन सी गैस कम है, ये इनको बताने वाला भी तो कोई चाहिए। भाई श्वसन का नियमन गैसों के आधार पर ही तो होगा कि रक्त में कौन सी गैस ज्यादा और कौन सी गैस कम है। अब लेकिन इनको बताएगा कौन? ये नियमन तो तब करेंगे ना जब इनको कोई बताए कि रक्त में CO2 ज्यादा है तो ये जो है ज्यादा ऑक्सीजन लाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा CO2 निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब करेंगे जब इनको बताने वाला कोई होगा। अब रक्त में कौन सी गैस का क्या हालचाल है वो कौन बताता है? रासायनिक नियमन। क्योंकि रसो संवेदी होते हैं, रसो संवेदी जिनको कहते हैं या जिनको कहते हैं कीमो रिसेप्टर। रसो संवेदी एनसीईआरटी में लिखा, इसलिए मैंने लिखा, वैसे रासायनिक ग्राही कह सकते हैं हमारे को। ठीक है, रासायनिक ग्राही है, ये कीमो रिसेप्टर है। और ये कीमो रिसेप्टर कहां पे होते हैं? तो ये कीमो रिसेप्टर जो है ये पाए जाते हैं मेडुला में व मुख्य वाहिनियों में। मेडुला में मिलेंगे और कहां मिलेंगे? मुख्य वाहिनी में। जैसे कि मुख्य वाहिनी में क्या आ गया? महाधमनी हो गई जो पूरे शरीर को रक्त पहुंचाती है। दूसरी हो गई कैरोटिड धमनी। ये कैरोटिड धमनी जो होती है मस्तिष्क में रक्त पहुंचाती है। ये कैरोटिड धमनी कहां लेकर जाती है? ये यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा, ये मस्तिष्क में रक्त लेकर जाती है। ठीक है, तो ये 2 मुख्य धमनी है शरीर की। महाधमनी को मुख्य इसलिए बताइए आपको पूरे शरीर में हृदय से रक्त ले जाएगी, और कैरोटिड धमनी इसलिए क्योंकि वो कहां ले जाएगी? मस्तिष्क में रक्त ले जाएगी। ठीक है, तो अब ये रसो संवेदी क्या करते हैं? उन जगहों पर होते हैं और ये रक्त में चेक करते हैं कि कौन सी गैस ज्यादा है, कौन सी गैस कम है, और चेक करके इनको बताते हैं कि क्या करना है। मतलब यहाँ पर ये जो रसो संवेदी होते हैं, ये रसो संवेदी CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए संवेदी होते हैं। CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए संवेदी है ये। मतलब ये रक्त में क्या चेक करते हैं? CO2 और हाइड्रोजन आयन को। अब मान लो रक्त CO2 हाइड्रोजन आयन एक साथ ही बढ़ते हैं, एक साथ ही कम होते हैं। अब मान लो रक्त में CO2 बढ़ गई तो ये संकेत भेजेंगे वहां पर कि रक्त में CO2 क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो क्या होगा? रक्त से ज्यादा CO2 निकालने के लिए श्वसन जल्दी भी होगा और गहरा भी होगा। अब ज्यादा CO2 निकालने के लिए श्वसन जल्दी भी होगा, गहरा भी होगा। जैसे आपने दौड़ भाग किया है, वही बात का पीछे रख गया तो अब सांस गहरी भी चलती है और जल्दी भी चलती है। ऐसी होता है ना, क्यों? क्योंकि ज्यादा CO2 को रक्त से निकालना है, उस चक्कर में ज्यादा ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगी। जब गहरा बाह्य श्वसन करोगे तो अपने आप ही गहरा अंतः श्वसन भी तो होगा। लेकिन ऑक्सीजन इसलिए नहीं आई कि ऑक्सीजन कम थी, ऑक्सीजन इसलिए आई क्योंकि CO2 ज्यादा थी। इनको ऑक्सीजन का पता ही नहीं चलता, इनको ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, इनको ऑक्सीजन का नहीं पता। ये तो CO2 ज्यादा होगी तो संकेत भेज देंगे CO2 ज्यादा हो गई, CO2 को निकालो। तो अब ज्यादा CO2 निकालने के चक्कर में अपने आप ही ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। मतलब ऑक्सीजन इस अंदर इसलिए नहीं आई कि ऑक्सीजन कम थी, ऑक्सीजन अंदर इसलिए आई क्योंकि CO2 ज्यादा थी। बात समझ में आई? इसलिए एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि श्वसन लय नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका महत्वहीन है। श्वसन लय नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका महत्वहीन है। समझ में आया क्यों है? क्यों महत्वहीन है? क्योंकि श्वसन दर के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका नहीं है। वो CO2 पर डिपेंड करता है कि CO2 ज्यादा है या कम है। CO2 कम है तो संकेत जाएंगे कि भाई CO2 कम है तो श्वसन सामान्य चलेगा। सामान्य CO2 निकलेगी तो सामान्य ऑक्सीजन अंदर भी आएगी। ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा CO2 निकलेगी तो बदले में ज्यादा ऑक्सीजन भी आएगी। ठीक है, तो मतलब लेकिन ऑक्सीजन इसलिए नहीं है कि ऑक्सीजन कम थी, ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि CO2 ज्यादा थी। ये एक मेन बात है और ये एनसीईआरटी की शायद लास्ट लाइन ही होगी आपकी इस चैप्टर में श्वसन लय के नियमन की, कि श्वसन लय नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका महत्वहीन है। वो क्यों महत्वहीन है समझ में आ गया? ठीक है, तो ये रसो संवेदी होते हैं। ये रसो संवेदी कहां पर मिलेंगे आपको? मेडुला में और मुख्य रक्त वाहिनियों में। और ये चेक करेंगे कि रक्त में कौन सी गैस का स्तर कितना है। ठीक है, और अगर CO2 ज्यादा होगी, कि देखो अगर CO2 ज्यादा होगी, CO2 की सांद्रता, रक्त में CO2 की सांद्रता क्या है? सांद्रता ये समानुपाती होती है, अपन सीधे ये बोल सकते हैं श्वसन दर की। श्वसन दर व श्वसन की डेप्थ या गहराई। ठीक है, जितनी ज्यादा CO2 होगी उतनी ही ज्यादा श्वसन दर होगी और उतना ही ज्यादा गहरा श्वसन होगा। CO2 कम होगी, श्वसन दर कम होगी, श्वसन भी ज्यादा गहरा नहीं होगा। तो ये समानुपाती होती है, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था श्वसन का नियम।